नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर वो थोड़ा बीएड के बारे में जानकारी लेनी थी आपसे। बोलिए। सर जो हमारे जिया जी थे जो अभी 5 मई को ख़त्म हो गए थे। ओ। वो सरकारी टीचर थे प्राथमिक महाविद्यालय में, प्राथमिक हम्म। विद्यालय में। ठीक है। और हम्म। हमारी दीदी बीएड कर रखी हैं। हम्म। तो अब नौकरी वगैरह में क्या बता रहे कि बीएड इंटर कॉलेज में मान्य कर दी गई है। आपके जिया जी किस पोस्ट पर थे? प्राइमरी में प्रधान हेडमास्टर थे, प्रधानाध्यापक। अच्छा, तो प्राइमरी के ही टीचर थे ना? जी जी। अच्छा, तो उनकी डेथ कब हुई है, कितना टाइम हुआ? अभी 2 महीने हुए हैं, इसी 5 मई को हुई है, 5 मई 2024। अच्छा, तो जी मृतक आश्रित अनुकंपा में लेना चाह रहे हैं ना? जी जी। आपकी सिस्टर बीएड की हैं? जी सर। कब का है बीएड उनका? 2014। 2014 का है। 2014 बीएड हैं। और टेट कब पास की हैं? टेट अभी पास नहीं किया है। कोई भी टेट नहीं? नहीं। तो वो तो प्राइमरी में थे, तो जी प्राइमरी में ही उनकी जगह पर मिलेगा जॉब, जी। या तो उससे नीचे का मिलेगा? अच्छा। तो उनकी जगह पर जॉब पाने के लिए जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है मिनिमम, उसको हम्म। तो पूरा करना ही पड़ेगा। जी सर। तो अभी फिलहाल प्राइमरी में बीएड को लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, जिसके तहत जो है एक गजट पहले जारी हुआ था बीएड को लेने के लिए, हाँ। वो रद्द हो गया है अच्छा। और नया गजट आने वाला है। तो उसमें तो क्या है वो? नया गजट जब आ जाएगा जी सर। तो बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा। तो अभी आने में कुछ महीने हैं, जी सर। हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए, या हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लग जाए। हम्म। तो अपने सिस्टर को कहिए कि जो है तैयारी करें, और प्राइमरी का टेट हर हाल में, या सी टेट जितनी जल्दी हो सके पास जी। कर लें। तो जब वो प्राइमरी का टेट सी टेट कुछ भी पास कर लेंगी, हम्म। तो फिर इसके बाद आवेदन करेंगी, जब बीएड का गजट आ चुका होगा तो उनको जो है प्राइमरी में जॉब मिल जाएगा। 5 साल का टाइम होता है। जी जी सर। तो अभी ये घटना रिसेंट की है, तो उनके पास समय तो पर्याप्त है। जी सर। कब से थे वो टीचर? कब? वो 2009 से थे, वैसे उनका बेंच 2001 वाला था, 2009 में नियुक्ति नहीं हुई थी, वो कुछ हम्म। हो जाता तो 2009 में स्कूल वगैरह मिल गए थे, रद्द हो गई थी। 2001 वाला बैच जो था वो 2009 में मिल आके फिर। अच्छा, तो जी। अभी कोई पेंशन वगैरह मिल रहा है या नहीं? अभी कुछ नहीं सर हुआ है। अच्छा, तो हाँ, बगल में है ना आपकी सिस्टर? जी सर। हाँ, उनसे कहिए कि प्राइमरी सी टेट, जी। यूपी टेट तो आ नहीं रहा है अभी। दोनों में से कोई भी कर लें सर, टेट या यूपी टेट। कोई भी यूपी टेट या फिर सी टेट, दोनों में से कोई भी एक पास कर लेना है प्राइमरी लेवल का। अच्छा। उनका उनका फोकस प्राइमरी पर है, क्योंकि सेम पद मिलता है या तो नीचे का पद मिलता है। तो अच्छा अगर जूनियर पास भी कर लेंगी तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा अभी उनको इस मैटर में। अच्छा सर। तो जूनियर पर बाद में फोकस कर लेंगी, वो अपने दम पर, उनको लेना हो, कोई चीज करना हो या प्रमोशन बाद में लेना हो, तो वो सब जूनियर का बाद में करती रहेंगी। हम्म। पहले ये जो मृतक आश्रित अनुकंपा के तहत मिलता है, जी सर। तो इसमें जिस पद पर थे वो पद पाने के लिए बीएड ऑलरेडी हैं। जी सिर्फ उन्हें यूपी टेट या फिर सी टेट प्राइमरी वाला पास करना है। जी। अभी पास है नहीं, जब तक वो पास करेंगे तब तक उम्मीद है उससे पहले ही ये बीएड भी प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, गजट आ जाएगा। अच्छा सर। प्राइमरी वाला जो ये बीएड के लिए गजट आना है वैलिड हम्म। होने के लिए, ये जो जानकारी है अभी उम्मीद है कि अगस्त तक या उससे पहले आ जाएगा। तो फॉर्म अच्छा सर। फाइल जमा कर दो। तो सर वो जो होती है ना, फाइल वगैरह वो तो जमा कर सकते हैं ना? बाकी सारे प्रोसेस अपना कंप्लीट करते रहिए। जी सर। ठीक है। और इसी पद के लिए आवेदन करिएगा, तो उधर से जो भी उनको करना होगा वो करेंगे। लेकिन जो है अगर कहेंगे नीचे का पद कोई ले लीजिए, जी। तो अभी न लीजिएगा, अभी आपके पास समय है पर्याप्त। जी सर। ठीक है, तो आप आवेदन कीजिए, प्रोसेस में दिखता रहे कि हाँ आप आवेदन कर रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, उधर वो काम करते रहिए, और इधर जो है सिस्टर को कहिए कि चाहे कोचिंग करना पड़े, हम्म। चाहे सेल्फ स्टडी करना पड़े, जितना अधिक से अधिक संभव हो हम्म। पढ़ाई करें, और हर हाल में जो है टेट या फिर सी टेट पास करें। यूपी टेट तो आ नहीं रहा है कई साल से।
अच्छा, तभी सीटेट आ रहा था। हाँ, और उम्मीद है कि यूपी टेट जो है अभी फिलहाल आए भी ना, इसलिए सीटेट पर फोकस करें। जी सर। अभी सीटेट का जुलाई में पेपर होगा। हम्म। जैसे ही ये 7 जुलाई को एग्जाम में हो जाएगा, जी। इसके बाद तुरंत जो है दिसंबर वाला फॉर्म आएगा। अच्छा, तो उसमें भर दें। हाँ, उसमें भर दें और किताबें लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दें। जी। उसमें उनको पढ़ना है 2 भाषा। तो भाषा में उनका जो है एक तो हिंदी हो गया जी। और एक इंग्लिश। अच्छा। ठीक है, यही रखेंगे ना, या हो सकता है संस्कृत रखना चाहें? इंग्लिश रखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, हमें लगता है। इंग्लिश। वैसे 68 से हैं सर, पर आपका इंटर में क्या क्या था? 68 ही है सर। आर्ट साइड से थी ना? जी। तो आर्ट में भाषा में क्या क्या था? हिंदी है इंटर में, इतिहास रहा, हिंदी रहा है, और ये क्या नाम। आपको हिंदी के अलावा दूसरी भाषा लेनी हो तो क्या लेना चाहेंगे, संस्कृत या इंग्लिश? इंग्लिश तो जहाँ सर समझ में नहीं आता है, संस्कृत ही ले लूंगी। चलिए संस्कृत ले लीजिएगा। तो सीटेट के वेबसाइट पर जा करके जो भी जानकारी है सीटेट से संबंधित, या यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो सीटेट के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले होंगे, पूरी जानकारी सीटेट के बारे में, एक एक जानकारी, छोटी छोटी जानकारी वेबसाइट से जा करके, यूट्यूब से, जैसे भी सारी जानकारी सीटेट का हासिल कर लीजिए। अच्छा सर, जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से ये टेट में भरना पड़ता है या अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं? वही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए सारी बातें। अच्छा। तो प्राइमरी का आपको सीटेट पास करना है, उसी का फॉर्म भरना है। इसमें 30-30 नंबर के जो है 5 पोर्शन होते हैं। अच्छा। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। तो 2 भाषा रहेगा। अगर आप हिंदी के साथ संस्कृत रखती हैं तो 30 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 30 प्रश्न संस्कृत के करने होंगे आपको। अच्छा। ठीक है। तो हिंदी और संस्कृत के लिए पढ़ना शुरू कर दिए। हिंदी के लिए लुसेंट की किताब बहुत अच्छी है, लुसेंट की किताब ले आई, सामान्य हिंदी। जी। और संस्कृत के लिए भी लुसेंट की किताब आती है, और भी अपने हिसाब से आप पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा संस्कृत के लिए। इसके बाद जो कॉमन है वो पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, और सीटेट में भी है, वो है साइकोलॉजी। चूंकि टीचिंग फील्ड में है तो चाहे कोई भी एग्जाम देना हो, साइकोलॉजी पूछा ही जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। जी। तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। बीएड वाला भी अपना साइकोलॉजी वगैरह पढ़ लेंगी। और एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 में साइकोलॉजी चलता है। अच्छा। 11-12 के जो बच्चे हैं वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ एक सब्जेक्ट है। तो एनसीईआरटी की जो किताब है मार्केट में मिल जाएगी। साइकोलॉजी नहीं मिलेगा तो आप वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकती हैं, प्ले स्टोर से जाकर ऐप भी डाल सकती हैं, तो फ्री में मिल जाएगा वो किताब मोबाइल में। वैसे कोशिश कीजिए किताबें खरीद कर पढ़िए, वो आसान होता है पढ़ना। तो 3 ये 2 भाषा हो गया, एक साइकोलॉजी रहेगा ही। इसके बाद मैथ के लिए जो है आपको कक्षा 6 तक का मैथ पढ़ना पड़ेगा कम से कम। अच्छा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अच्छे से स्टडी करना होगा। तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक की किताबें मैथ की, एनसीईआरटी हो गया, या आपके आसपास स्कूल में जो भी किताबें चलती हों वो सारी किताबें मैथ के 2-3 राइटर पब्लिकेशन की लेकर किताबें पढ़ जाइए, 1 से 6 तक का शुरू कीजिएगा नीचे से। क्लास 1 से 4 बार 6 बार 10 बार उसको पढ़ जाइएगा, फिर क्लास 2 में आइएगा, फिर उसको पढ़ जाइएगा। सवाल भी लगाना है, जो लिखा होगा उसे पढ़ना भी है ध्यान से। अच्छा। और कुछ चीजें रट्टा मारनी भी होंगी, फार्मूला है या कोई जो है फार्मूला के बाद वो कुछ थ्योरी होते हैं कि रूल्स क्या है, तो फार्मूला हो गया, रूल्स हो गए, ये सब रट्टा मारना पड़ता है ताकि भूले ना ये। कुछ लोग कहते हैं रटना जो है नहीं चाहिए, पढ़ने में रटना सही नहीं होता है, लेकिन पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है, रटना भी होता है। कुछ चीजें बिना रटे याद नहीं होंगी। हाँ, तो मैथ में भी रटना होता है, और फिर हमें उसे सीखना है कि इस फार्मूले का यूज कैसे करना है, कहाँ पर करना है। तो क्लास 1 से शुरू कीजिएगा, एक एक लाइन एक एक शब्द पढ़ते हुए, जो चीज लगे कि नहीं ये खास है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए, हाइलाइटर से मार्क करते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। किताब से पढ़िएगा और सवाल अधिक से अधिक लगाइएगा। तो कक्षा 1 की किताब बहुत आसान होती है, बच्चों वाली एकदम है, तो 4 बार 6 बार उसको पढ़ जाइएगा। लेकिन ध्यान से, बच्चों वाली किताब जरूर है लेकिन बड़े ध्यान से कि वो क्या सिखाना चाह रहे हैं, उस लेवल पे जिस एज का बच्चा है उसके दिमाग में क्या क्या चीजें शुरुआती दौर में सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसको क्या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। फिर कक्षा 2 में, कक्षा 3, ये उम्र के हिसाब से किताबें बनाई जाती हैं। इस पर भी फोकस करना है कि किस उम्र में ये किताबें क्या सिखा रही हैं बच्चे को, कितना हार्ड कितना आसान, क्या चीजें सिखा रहे हैं, उम्र के हिसाब से किताबें तैयार की जाती हैं।
तो मैं आपका ये हिंदी हो गया, एक भाषा में संस्कृत, साइकोलॉजी हो गया, इसके बाद मैथ भी हो गया, और एक सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण। तो पर्यावरण की किताब लुसेंट की, परीक्षावाड़ी की मार्केट में मिलती है, पारिस्थितिकी तंत्र, वो बहुत हाई लेवल की होती है। और एनसीईआरटी जो स्कूल में चलते हैं बच्चों के कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरण, वो भी लेकर पढ़ सकती हैं। अच्छा। ये तो जरूर पढ़ लीजिए, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ये तीनों कक्षा में पर्यावरण जो चलता है एनसीईआरटी, इसको इतना पढ़ लेंगी, आप मान कर चलिए कि आपका जो है मैक्सिमम तैयारी हो चुका। अब इसके बाद पुराने पेपर लेकर के उसको प्रैक्टिस करना, मार्केट से ओएमआर शीट खरीद लीजिएगा। ओएमआर शीट जानती है ना? जी सर। कोई भी एग्जाम होता है तो वहां पर रंगना होता है ना, कौन सा आंसर आप जाने, तो मार्केट, हाँ तो हाँ उसकी कॉपी मार्केट में मिलती है। अच्छा। वो ला करके रख लीजिए, प्रैक्टिस सेट हल कीजिए अधिक से अधिक, एग्जाम से पहले 1 महीने 2 महीने पहले प्रैक्टिस सेट खूब हल कीजिएगा और रंगने की प्रैक्टिस करिएगा। तो एग्जाम में जो है टाइम मैनेजमेंट करना होता है, 2.5 घंटे में सारे पेपर 150 प्रश्न करने होते हैं। और माइनस मार्किंग नहीं होता है सीटेट में, इसलिए हाँ, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है और आपको आंसर आ ही नहीं रहा है, आपको पता नहीं है कि ए है कि बी है कि सी है कि डी है, लगा देते, तो हाँ, लेकिन कोई न कोई रंग करके जरूर आइए, हो सकता है इत्तेफाक से सही निकल जाए आपने जो रंगा। ये बात सही बोली है सर, मुझे पता नहीं था। वैसे टेट में है ना ये? टेट में और सीटेट दोनों में ही माइनस मार्किंग नहीं है। अच्छा अच्छा। जनरली लोग करते क्या है, मुझे पता नहीं था, मैंने एक बार दिया है ना, तो मैंने मार्क आता है, इसलिए मेरे आधे क्वेश्चन छूट गए थे हमारे। अच्छा, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जिसका आंसर नहीं आ रहा होता है तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम बी रंगेंगे, हम सी रंगेंगे या डी। तो जिसका नहीं आ रहा होता है वो एक ही कोई रंगते चले जाते हैं। जैसे आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हम तो ए ही रंगेंगे, जिसका नहीं आएगा, तो जिसका जिसका नहीं आ रहा होगा सारे का ए रंग दिया। अच्छा। ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप ए रंगना चाह रही हैं या बी या सी या डी, वो आप अपने से डिसाइड कर लीजिएगा कि जिसका नहीं आएगा हम क्या रंगेंगे, और वही सारे रंगिएगा जिसका नहीं आ रहा होगा। अच्छा अच्छा। और जिसका आ रहा होगा तो सोच समझ करके पढ़ करके अपना कीजिएगा, और बड़े सावधानी से कीजिएगा। होता क्या है, जनरली लोग जैसे हिंदी का पोर्शन खोले, क्वेश्चन पेपर पर ही अपने आंसर को टिक कर लिए, और फिर जब रंगना हुआ तो हाँ, पहला क्वेश्चन है उसका बी रंगना है, और गलती से ओएमआर में वो शुरू किए, पहला वाला छूट गया, 2 नंबर शुरू कर दिए। किसी में लग जाए पर रखना बहुत संभल के होता है। हाँ, बड़े सावधानी से। तो करना क्या है ना कि जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए और आंसर आपको कंफर्म हो जाए, तो उसी समय ओएमआर सीट पर उस क्वेश्चन नंबर का जो ए बी सी डी जो बना हुआ है, उस पर सिर्फ एक सर्कल बना दीजिए, रंगिएगा बाद में आराम से। हाँ, ये सही है। उस पर सर्कल बना दीजिए ताकि बाद में क्वेश्चन पेपर बार बार ना देखना पड़े, यहाँ सर्कल बना होगा, सिर्फ रंग भरना होगा। हाँ, ये सही है। अब होता क्या है, बाद में लोग एक बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं फिर मार रंग रहे हैं, तो डबल टाइम हो जाता है। इधर भी देखना है उधर भी देखना है, 2 बार टाइम लग जाता है। और पहली बार ही अगर आपने सर्कल बना दिया वहाँ, तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पेपर नहीं भी देखेंगे तो हमें पता है कि हम जो है इसका आंसर यही चेक किए थे, पढ़े थे, यही हमें रंगना है। और सर्कल बना देने से एक फायदा ये भी होता है, जब हम रंग रहे होते हैं जल्दी में, हाँ जल्दी हो जाता है, तो हाँ उस सर्कल से पेन बाहर जाता नहीं है। हाँ, ये सही है। जब सर्कल हमने चला दिया तो एमआर सीट थोड़ा सा वहां पर धंस जाता है। तो जब हल्का सा धंस गया तो आप पेन चलाती हैं तो ऑटोमेटिक वहां रुकता है, पेन फंसने लगता है, तो बाहर निकल भी नहीं पाता है, और जो सर्कल रंगना होता है वो खराब भी नहीं हो पाता। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब ध्यान देने से आपका टाइम मैनेज होगा, आपका टाइम फालतू बर्बाद नहीं होगा, और पहले से सब माइंड सेट करके जाएंगे तो पहले ही अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोचिंग में 2 घंटे 4 घंटे वो पढ़ाएंगे। इसके बाद टाइम टेबल बना करके हर सब्जेक्ट को कितना पढ़ना, पर डे पढ़ना होगा। अगर चाहती हैं पहली बार में निकल जाए तो कम से कम कोचिंग के बाद घर पर जो है 3-4 घंटे 5 घंटे घर पर पढ़िएगा, टाइम टेबल बना करके। अच्छा। और पर डे सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट। हाँ, मैथ को 1 घंटा हर हाल में देना है। अगर आप पॉसिबल हो तो हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे दीजिए। और ये नहीं कि लगातार 3 घंटे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, नहीं, हर 1 घंटे पर 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। सुबह में रख लिया 2 या 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट सुबह रख लिए, 2 सब्जेक्ट शाम को रख लिए, 1 सब्जेक्ट दोपहर में रख लिए। अब सुबह 1 घंटा पढ़े 1 सब्जेक्ट, फिर 10 मिनट 20 मिनट इधर उधर घूम लिए, थोड़ा पानी वानी पी लिए, फिर उसके बाद फिर बैठ गए 1 घंटा। तो टाइम मैनेज करके इस तरह से करेंगी तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका हो जाएगा।
तैयारी में लग जाइए और ये ठान लीजिए कि अभी जो जुलाई का 7 जुलाई को एग्जाम होगा, ये पेपर कहीं ना कहीं से लेकर के किसी का फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। ठीक है सर। और इसके बाद फॉर्म आएगा, हर हाल में भरना है। सेकंड पेपर के पीछे मत भागिएगा जरा सा भी। लोग कहेंगे अरे दोनों का भरने में पैसा कम लग रहा है, मत भरिएगा दोनों। क्योंकि आपको जो है नौकरी जो लेना है वो अनुकंपा के तहत लेना है और आपका फोकस है प्राइमरी, क्योंकि आपको वही मिलने वाला है। तो जूनियर लोग कहेंगे कि अरे 1000 रुपया लग रहा है फर्स्ट पेपर का, दोनों भरने में 1200 लग रहा है, दोनों भर दीजिए। आप जब दोनों भरेंगे तो दिमाग दोनों तरफ चलेगा। पेपर बड़ा हाँ, तो लक्ष्य को अपने सामने रखिए कि हमें सिर्फ अभी इस बार फोकस करना है फर्स्ट पेपर पर। चाहे फर्स्ट पेपर के लिए 1000 देना पड़े, 1500 देना पड़े, जो भी फर्स्ट पेपर का चार्ज होगा इस बार, सिर्फ फर्स्ट पेपर का ही पे करिएगा और उसी पर फोकस कीजिएगा। सेकंड पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आपको फर्स्ट पेपर निकालना है ताकि मृतक आश्रित अनुकंपा वाले में आप जल्दी से ये सारे सर्टिफिकेट लगा करके आवेदन कर सकिए। तो दिसंबर में होगा एग्जाम और उम्मीद है कि उससे पहले बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, क्योंकि एनसीटी के आप जब ट्विटर पर जाएंगे तो उन्होंने अभी ज्यादा नहीं 15-20 दिन पहले या 1 महीना हुआ ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी भी दिया कि नया जो है सिलेबस तैयार कर लिए हैं। अच्छा। तो सिलेबस वगैरह वो तैयार कर लिए हैं। बीएड के लिए गजट जल्द ही जारी कर देंगे, बीएड वैलिड हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे अरे अब तो बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, अब कभी बीएड वालों को मौका नहीं मिलेगा। ये सब जो है उनकी बातें सुन करके अनसुना कर दीजिएगा। वो लोग आगे की चीजें नहीं जानते हैं, इसलिए वो जो अभी वर्तमान में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, इसमें नेगेटिव नहीं होना है, कुछ ही महीने में हो जाएगा। और आपको तो सीटेट निकालने में अभी दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। फॉर्म भरेंगे, एग्जाम तो दिसंबर में ही होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तब तक इधर जो है आवेदन अपना जो बीएड का सर्टिफिकेट वगैरह उसी को लगा के कर दीजिए। रिजेक्ट कर देंगे वो, बस यही तो करेंगे और क्या। और वो अगर कहते हैं नीचे का कोई पद लेने के लिए तो अभी ना लीजिएगा, पहले ये अपना कोशिश कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कोचिंग, ताकि आप 2 घंटा 3 घंटा रोज कोचिंग जाइए आइए। जी सर। अब देखिए ये जो हम लोग का दिमाग होता है ना, ये हर वक्त आसान रास्ता ढूंढता है, आराम ढूंढता है। सही बात है। अभी बैठेंगे आप ऑनलाइन कोचिंग मोबाइल में यूट्यूब या कहीं से पढ़ने, तो घर पर बैठ करके पढ़ेंगे 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, कोई आवाज दे दिया ये काम है, आप को कुछ याद आ गया ये काम है, तो आप फिर जो है उधर डाइवर्ट होंगे, पूरे मन से पढ़ नहीं पाएंगे। जी सर। मोबाइल में ही आपने जो है वीडियो देखना शुरू किया, तब तक किसी का मैसेज आ गया, अच्छा देखें किसका मैसेज है, अब आपका पढ़ाई से ध्यान हट गया। तो ऑनलाइन की हेल्प लेना है लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना, डिपेंड होना ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग जब आप जाती हैं, कोचिंग में बैठती हैं, अगर वहां पर 50 बच्चे बैठे हैं, टीचर ने आज जो चैप्टर पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया है, तो 50 लोग हैं, 50 लोगों में से कम 10 बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे। सही बात है। तो 10 के दिमाग में 10 तरह के अलग अलग सवाल आएंगे कि ये कैसे हो गया, ये क्या है सर, वो क्या है, ये नहीं समझ में आया सर। तो 10 लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे। तो वहां पर ऑफलाइन कोचिंग में टीचर उन लोगों का जवाब भी देते हैं। ऑनलाइन में क्या है, वीडियो है, बस हमने देख लिया। वहां पर क्या है कि 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम तो अकेले हैं, हमारे मन में तो एक सवाल आया, बाकी चीजों पर मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन और किसी का तो ध्यान जा सकता है, हो सकता है वो कोई क्वेश्चन कर ले। तो जब वो क्वेश्चन करेगा, टीचर उसका जवाब देंगे, तो हम भी वही हैं, हमारा भी लाभ होगा। तो ऑफलाइन कोचिंग बहुत जरूरी है, वही करना है। अगर जल्दी से जल्दी निकालना है तो 2, 4, 5, 10 हजार का मुंह मत देखिएगा, कोचिंग हर हाल में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और नियम से जाइए कोचिंग, वो जो बताएं उसको फॉलो कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और वो जो पढ़ाने वाले हैं आज, आप पहले से बुक में पढ़ करके, यूट्यूब से वीडियो देख करके जाइए, और फिर उनसे पढ़ करके फिर आइए, फिर से बुक से पढ़िए, नोट्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, और यूट्यूब वगैरह से और भी पढ़िए, देखिए दूसरे लोग इसको, इसी टॉपिक को कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कोई और आसान तरीके से सिखा रहा हो। और कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा, पहले बेस स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। सब कोई शॉर्टकट बताना चाहता है, लेकिन शॉर्टकट जो है जितनी तेजी से वो समझ में आता है, उतनी ही तेजी से भूल भी जाता है। इसलिए शॉर्टकट कोई नहीं अपनाना है, आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर वो भूलेगा नहीं। उदाहरण में आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको 2 का पहाड़ा पढ़ना हो कितना टाइम लगेगा, और 17 का पहाड़ा पढ़ना हो तो कितना टाइम लगेगा। 2 का पहाड़ा आप जब छोटी नहीं होंगी तो छोटी रहने पर कई क्लास में कई बार रिवीजन हुआ, बार बार पढ़ा आपने,
जिसकी वजह से अब वो भूल नहीं रहा है। और 17 का पहाड़ा ऊपर के क्लास में कभी पढ़ाया गया होगा, एक आध साल पढ़ाया गया होगा, फिर बाद में रिवीजन करने के लिए किसी क्लास में पढ़ाया नहीं गया, रिवीजन हुआ नहीं, वो भूल गया, भूल गए। हाँ, तो अब क्या हुआ कि 2 का पहाड़ा कई साल जब पढ़ा गया तो बेस बन गया वो। और 17 का पहाड़ा मान लीजिए क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा या 7 में पढ़ाया गया होगा, उसके बाद फिर आगे ये पढ़ाया नहीं गया, पूछा नहीं गया। तो मेमोरी बनाना जरूरी है, उसके लिए बेस स्ट्रांग करना जरूरी है। ठीक है, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उसको स्ट्रांग बनाइए। जो सब्जेक्ट में लगता है कि आपको नहीं आता है, समझ नहीं आता है या कमजोर है, उसको और ज्यादा पढ़िए। कम से कम हर सब्जेक्ट को 1 घंटा तो दीजिए। ठीक है, नौकरी लेना है, कसम खा लीजिए कि हमें जो है 5 घंटा घर पे रोज पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा, कोचिंग भी जाना है, यूट्यूब की भी हेल्प लेना है, नोट्स जरूर बनाना है, अंडरलाइन पेंसिल से मार्क करते चलना है। और एक चीज, जब भी पढ़िएगा बाइलिंगुअल पढ़िएगा। बाइलिंगुअल समझते हैं? नहीं सर। बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषा, द्विभाषी। अच्छा। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ती हैं नाउन, हिंदी में पढ़ती हैं संज्ञा। तो जब इंग्लिश का पढ़िए तो नाउन पढ़ना है, वहीं हिंदी में ब्रैकेट में लिख दीजिए संज्ञा। हाँ, संज्ञा। जो भी वहां आता है, सबका नाम हिंदी में भी इंग्लिश पढ़ रही हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी जानने का प्रयास कीजिए, लिखते जाइए कॉपी पर, ताकि जब कॉपी खुले तो सामने दिखे। और ऐसे ही जब हिंदी पढ़िए, वहां पढ़ रही हैं संज्ञा, तो ब्रैकेट में वहीं लिखिए नाउन। या अगर संस्कृत पढ़ रही हैं, हिंदी पढ़ रही हैं, तो संस्कृत हिंदी भी सेम इसी तरीके से। यानी कुछ भी पढ़ना है ऐसे ही। गणित पढ़ रही हैं आप, मान लीजिए गणित की कोई किताब उठा लें, वहां लिखा है अंक हिंदी में, तो अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी जानने का प्रयास कीजिए, वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए डिजिट। ठीक है सर। हम लोग बोलते हैं नंबर नंबर नंबर, तो नंबर ठीक है बोल रहे हैं, किताब में भी लिखा है NUMBER नंबर, लेकिन वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए संख्या। तो ये हो गया बाइलिंगुअल। कम से कम नाम को, जितने भी नाम आए, चाहे हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, जहां कहीं नाम आ जाए किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी विषय का, या जिसका भी टॉपिक का जो भी नाम आए, ये नाम सारे आपको हिंदी और इंग्लिश, और कोशिश करना है संस्कृत, 3 लैंग्वेज हो जाए तो और अच्छी बात है। जैसे आप पर्यावरण पढ़ेंगे, पर्यावरण में आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण हो गया, लेकिन जब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना होता है, इंग्लिश की किताबों में पढ़ाना होता है, तो वहां लिखा होता है फोटोसिंथेसिस। अब आपने पढ़ा है सिर्फ प्रकाश संश्लेषण, आपको पता ही नहीं है। अब अचानक से कोई बोल दिया, कहीं मान लीजिए इंटरव्यू देना हुआ आपको कहीं, उन्होंने पूछ दिया फोटोसिंथेसिस बताइए। अब आपने फोटोसिंथेसिस कभी सुना नहीं है, या मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ाई की है, फोटोसिंथेसिस पढ़ी है, अब वो हिंदी में पूछ दिए प्रकाश संश्लेषण, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये क्या पूछ रहे हैं, आता हुआ भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि बाइलिंगुअल पढ़ना है। अगर 3 भाषा हो सके तो और अच्छी बात है, संस्कृत को भी, इंग्लिश को भी, हिंदी को भी लेकर के चलिए, जितना अधिक से अधिक हो सके। नहीं तो कम से कम इंग्लिश हिंदी तो लेकर चलना है। मैथ भी पढ़िए तो वहां पर हिंदी इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। पर्यावरण पढ़ रही हैं तो पर्यावरण भी हिंदी इंग्लिश में, दोनों में, ऐसे ही करके सारी चीजें पढ़िए। बाइलिंगुअल जो रहेगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि इंग्लिश तो चल ही रहा है, और हिंदी भाषी क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो हिंदी तो बोलना ही है, पढ़ाना ही है। स्कूल जितने हैं इंग्लिश मीडियम है, सरकारी स्कूलों में भी अब किताबें जो है इंग्लिश की चलने लग गई हैं। तो फ्यूचर को देख करके हमेशा प्लान करके चलना है। जो चीज हम फ्यूचर को आज देख करके आज से प्लान करेंगे, वही कल हमें लाभ देगा। आज हम जो बीज बोएंगे वही तो कल बड़ा होकर पेड़ बनेगा, तभी तो फल देगा। जी सर। तो अभी से एक एक चीज को समझना है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, सब समझना है। ठीक है, अखबार में बहुत सारे न्यूज आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, ठीक है, आपके काम का नहीं है, लेकिन एक बार उसको पढ़िए। केंद्रीय विद्यालय का कोई न्यूज आ गया कि ये भर्ती आई है, ये रिजल्ट आया है, या केंद्रीय विद्यालय में इतना बजट जारी हुआ है, या कुछ भी, उसको पढ़िए। केंद्रीय विद्यालय आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है केंद्रीय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय से संबंध आपका हो या ना हो, लेकिन जानना जरूरी है। जितने भी हैं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय, या अन्य जितने भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज जो भी जहाँ चल रहे हैं, आपको जानना है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हैं। और जब कहीं भी इंटरव्यू होगा या किसी को आपको बताना होगा, आप जितना ज्यादा जानकारी रखेंगे, जितने नॉलेजेबल पर्सन आप रहेंगी, उतने अच्छी टीचर बनेंगी, उतना ज्यादा आपको लोग लाइक भी करेंगे, और इंटरव्यू में उतने ज्यादा नंबर भी मिलेंगे अगर इंटरव्यू होता है कहीं तो। अच्छा, इंटरव्यू होता है सर? अगर कहीं आप देती हैं, मान लीजिए आज आपको नौकरी ये मिल गई, ठीक है, आपका जो है पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आपका मन किया कि हमें जो है और ऊपर बढ़ना है,
हाँ जी सर। हम चाहते हैं पीसीएस का एग्जाम देना, हम चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना, नवोदय विद्यालय में बनना, कहीं भी। तो बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ इंटरव्यू होता ही है जी सर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, आप शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीएफ 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, एनईपी। तो उसमें लिखा हुआ है कि भविष्य में सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो अनिवार्य रहेंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप जब आवेदन करें सीटेट पास करके, तब तक इंटरव्यू आ चुका हो, यहाँ पर भी हो सकता है आ जाए। तो पहले से ही तैयार रहना है। जब हम पढ़ने बैठे हैं मैथ, वहां पर पढ़ रहे हैं, लिखा है अंक, वहां लिखा है संख्या, तो हम वहां अंक को बगल में डिजिट लिख लें, संख्या के बगल में नंबर लिख लें। वहां आ रहा है जो है सम संख्या, विषम संख्या, तो सम को इवन नंबर, विषम को ऑड नंबर लिखते चलें साथ में जी सर। तो भाषा कहीं फिर फंसाएगा नहीं जब दोनों भाषा पकड़ रहेगा। इंग्लिश ही पढ़ रही हैं, मान लीजिए इंग्लिश का कोई किताब पढ़ रही हैं, तो बगल में उसको जो है उसका प्रोनाउंसिएशन जो करना है वो भी लिख लीजिए और उसका हिंदी अर्थ भी लिख लीजिए। तो इस तरह से जब पढ़ेंगे तो तैयारी अच्छी होगी, ठीक है जी सर। हाँ, तो अभी से लग जाइए तैयारी में। और बाकी जो आपके अधिकारी लोग जिनसे आप संपर्क में हैं बता रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, आवेदन कर दीजिए जी सर, ठीक है। अभी आपके पास लगभग 5 साल पूरा है। इन 5 सालों में आपको सहायक अध्यापक का पद लेना है। सर लोगों ने तो ये बोला है अभी टेट की तैयारी करें, टेट की, और बीटीसी में एडमिशन ले लें। हाँ, तो वो बीटीसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी तुरंत की घटना है, 5 साल आपके पास समय है। हाँ। और उनके जानकारी में बीएड जो है प्राइमरी में अभी एलिजिबल नहीं है। अच्छा सर। तो उन्होंने आपको अपने तरफ से सलाह दिया कि आप बीटीसी में एडमिशन ले लीजिए, तो 2-2.5 सालों में आपका बीटीसी कंप्लीट होगा, तब तक फिर आप जो है आवेदन कर दीजिएगा। हाँ। उनको अभी ये सब नहीं जानकारी है, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने जो है एनसीटी का जाकर के वेबसाइट और ट्विटर वगैरह चेक नहीं किया होगा, या वो अखबार में जो न्यूज आ रहे हैं डेली पढ़ नहीं रहोगे, इस न्यूज पर ध्यान नहीं गया होगा उनका। आप बस फोकस कीजिए प्राइमरी वाले सीटेट पर, फॉर्म आता है भर दीजिएगा, ठीक है। बीएड वैलिड होने जा रहा है प्राइमरी में, हर हाल में हो जाएगा। हो सकता है इस सीटेट का फॉर्म आए उससे पहले ही हो जाए। अगर मान लीजिए नहीं भी होता है तो भी जो है आप ये मान कर चलिएगा, तैयारी करते रहेगा कि आपको इसी में हो जाएगा, बीटीसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगी उसमें साफ साफ लिखा है कि बीएड के अतिरिक्त अन्य सारे कोर्स बंद होंगे। अच्छा सर। आप ये महीना है जून का ना, और आज की तारीख कितना है, 25 क्या है, 30 है। हाँ 30 है। आज की तारीख नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए आने वाले 365 दिन, 1 साल के अंदर ये जो बीटीसी है, डीएलएड है, ये सारे बंद हो जाएंगे। हम आपको कहिएगा तो ये न्यूज अखबार में आ चुका है, इससे आपको भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। ये सारे कोर्स बंद होने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इसके पहले रमेश पोखरियाल जी थे। अच्छा। 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था उस समय रमेश पोखरियाल जी थे। तो जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था उसके बाद उन्होंने एक जगह मंच से भाषण दिया था, उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा था कि बीएड के अतिरिक्त सारे जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं वो बंद होंगे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इसकी घोषणा किया था जब ये बने, उसके बाद इन्होंने भी कहा। और अभी मात्र 1 महीने पहले लगभग ये न्यूज अखबार में भी आया, मेरे पास वो कटिंग है, हम ग्रुप में कई बार डाल चुके हैं, फिर से डाल देंगे, आपको पर्सनली भी सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप पर आपने मैसेज किया था, हाँ उसी पे कर देना सर, उसी पे सेंड कर देंगे। तो बीटीसी डीएलएड की जो भी बात कर रहा है उनको ये जानकारी नहीं है, ये कोर्स बंद होने जा रहे हैं। अच्छा। सिर्फ बीएड रहेगा, और बीएड 3 तरह का रहेगा, 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला। अच्छा सर। ये 4 साल वाला अभी नया आया है। ये तो 1 साल वाला है सर। कोई बात नहीं, ये जो बीएड नया आया है 4 साल वाला, उनके लिए है जो इंटर के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं। हाँ। तो उनके लिए 4 साल वाला आया है। अभी इसको आए 5 साल हुआ है, पहले 3 साल ये ट्रायल में चल रहा था। अच्छा सर। 3 साल जब देखा गया ये अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नया कोर्स आया था तो ट्राई कर रहे थे, ट्रायल में चलाए थे। तो 3 साल ट्रायल चलाने के बाद सब कुछ सही पाया गया, या जो सुधार करना था सुधार कर लिए। उसके बाद से जितने भी आईआईटी वगैरह कॉलेज हैं, अब सोचिए आईआईटी, एनआईटी, इस तरह के जो बड़े-बड़े संस्थान हैं जी, उनमें ये कोर्स चलाया जा रहा है। और कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, तो 2 बार से ये कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। तो 4 साल वाला वो रहेगा।
इसके बाद 2 साल वाला रहेगा और 1 साल वाला रहेगा, और 2 साल और 1 साल वाले के लिए भी नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। और वो तैयार 2 साल वाले के लिए तैयार करके एनसीटीई ने घोषणा कर दिया है, अपने ट्विटर पर डाल दिया, वेबसाइट पर। बस गजट जारी होना बाकी है 2 साल वाले के लिए, 1 साल वाले के लिए। अच्छा सर। क्योंकि आपका पुराना है तो 1 साल उस समय था, आपने 1 साल वाला किया है। हाँ। जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे, मिल जाएगा जॉब, जी सर, उसके बाद आपको ब्रिज कोर्स भी करना होगा। अच्छा, अभी नहीं करना है, अभी आप वो गजट जारी कर देंगे उसके बाद करना पड़ेगा ना? नहीं, जब नौकरी मिल जाएगी अच्छा, उसके बाद आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, क्योंकि 1 साल वाले और 2 साल वाले जो बीएड किए हुए हैं जी, उनको जो है बाद में नौकरी मिलने के बाद ब्रिज कोर्स करना, ये नियम बनाया गया है। अच्छा सर। अभी नहीं करना है, अभी आपको सीटेट पास करना है और नौकरी लेने का प्रयास करना है। जब नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलने के बाद करना है ब्रिज कोर्स। ठीक है सर। उसके लिए 2 साल का समय मिलता है जी। तो याद रखिएगा कि आपको नौकरी मिलने के बाद ब्रिज कोर्स पर भी ध्यान रखना है, वो भी करना होगा। ठीक है सर। ये बीएड वालों के लिए नियम बना है। अच्छा अच्छा, उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी सर, हो गई। हाँ, तो बीटीसी डीएलएड की तरफ अब जाने की जरूरत नहीं है, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, कोई लाभ नहीं है, वो सब बंद होने वाले हैं। ठीक है। हाँ, आपने बीएड किया है, कोई जरूरत नहीं उस तरफ जाने का। ठीक है सर। ठीक है, कोई कितना भी कहे कि बीएड वैलिड नहीं होगा, आप उनकी बातों को अभी फिलहाल अनदेखा कर दीजिएगा। आप बस फोकस कीजिए सीटेट निकालने पर। ठीक है सर। ठीक है, रखें फिर? हाँ, समझ गए। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।